सभी को नमस्कार। सरस्वती स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आज फिर से आपका स्वागत। हमने पहले पढ़ चुके हैं प्रतिलोम फलन के बारे में जानकारी। पहली प्रश्नावली थी, उसमें प्रतिलोम फलन का उदाहरण नंबर 7 अपन ने कर लिया था। उसमें अपन ने एक चीज देखी थी कि कोई फलन f है, उसका प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसी प्रकार इससे आगे आज आपका अगला उदाहरण नंबर 8, इसको समझना है। इसमें एक चीज नहीं आई है, एक का प्रतिलोम तो ज्ञात करना है, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि f एक ही आधारक है। एक ही आधारक कैसे सिद्ध करना है, एक ही आइडिया होता है, आगे जाके भी बहुत काम आएगा। तो इसको आपको समझना है कि कोई फलन f एक ही और आधारक कब होता है, इसको अपने को सिद्ध करना है। चलो देखो समझते हैं। सबसे पहला काम अपना है कोई फलन को अपने को एक ही सिद्ध करना। एक ही को इंग्लिश में बोलते हैं वन फंक्शन। तो एक ही फलन कोई भी हो, उसको अपने को एक ही बताने के लिए एक ही तरीका होता है कि कोई अगर अपन ने फलन ले लिया fx1 और fx2, दो फलन जब बराबर है, ये अपन ने परिभाषा में पढ़ा था। यदि दोनों बराबर है तो आगे जाके उसको अवयव भी अगर बराबर हो जाए तो वो फलन क्या होता है, एक ही। इसी के आधार पर सिद्ध करते हैं। क्या मानते हैं, माना दो अवयव है x1 व x2 बिलोंग टू, पहले अवयव r से r में है तो बिलोंग टू r। दो अवयव अपन ने ले लिए। अब अपन लेंगे उस fx1 और fx2 दो फलन, दोनों फलन को बराबर लेते हुए यदि अपन ने दोनों अवयवों को बराबर बता दिया तो एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब, इसका मतलब एक ही फलन हो जाएगा। देखो अपना fx है x3+2, तो यहाँ अगर x1 लेना है तो यहाँ हो जाएगा x1 का क्यूब प्लस, तो ये रहता है fx1 = fx2। तो चलो जब x की जगह x1 रखते हैं तो ये हो जाएगा x1 क्यूब प्लस 2 = x2 क्यूब प्लस 2। ये वही वापिस इसको सोल्व करते हैं। ये 2 है, 2 को इधर पक्षांतर करते हैं, 2 - 2 ये कट जाएगा, तो ये बच गया x1 क्यूब = x2 क्यूब। अब वापिस इसका घनमूल करते हैं तो ये बच जाएगा x1 = x2। तो अपन ने एक चीज देखी है, दो अवयव x1 और x2 दोनों के फलन बराबर लिए, यदि उसके अवयव भी बराबर आ गए, इसका मतलब एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब उसमें आ गया, इसका मतलब फलन कौन सा हो गया, एक ही। एक अवयव का एक के साथ प्रतिबिंब। तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन है 1 एक ही फलन है, 1 फंक्शन है, एक चीज सिद्ध होगी। अब अपने को क्या बतानी है, दूसरी कोई फलन है आच्छादक, इसको हटाते हैं। ये अपना फलन सेकेंड अपने को बताना है आच्छादक। ये भी ध्यान से समझना, कोई भी फलन हो उसको अपने को ऑन टू आच्छादक फलन बताना हो तो उसमें क्या होता है, आच्छादक फलन का मतलब होता है बी में कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए। कोई समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन आच्छादक कहलाता है। बी में जो भी अवयव है उसका पूर्ण प्रतिबिंब ए में विद्यमान होना चाहिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए लेते हैं अपन, माना कि fx बराबर क्या होता है, y कोई अवयव कौन से r में से, दूसरे अवयव r में से। ये भी r है, यहाँ पर ये भी r है, तो इस r से अपन ले रहे हैं कोई अवयव y। फिर fx बराबर क्या हो गया, y। fx का मान अपने पास देर का है x³ + 3, तो यहाँ हो जाएगा x³ + 2 = y। अब अपने को क्या करना है, x का मान निकालना है। y कोई अवयव r में से लिया, उसमें x का मान भी यदि किस में से आ जाए, r में से, इसका मतलब y के प्रत्येक मान के लिए यदि a में अवयव r में विद्यमान हो तो वो आच्छादक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x³ = y - 2, x³ इसका घनमूल लिया तो y - 2 की घात 1/3। अब यहाँ एक चीज देखना अपने को, x का मान आ गया, y क्या लिया, y रियल नंबर, यहाँ है y बिलोंग टू r वास्तविक संख्या। यदि कोई भी वास्तविक संख्या इसमें रखते हैं तो x का मान भी क्या प्राप्त होगा, इस पर अपना फलन डिपेंड करेगा। यदि यहाँ y के स्थान पर r लेना है, इसका मतलब वास्तविक संख्या, यदि यहाँ कोई भी वास्तविक संख्या लें, -2 करके घनमूल निकाले तो x का मान भी क्या आएगा, वास्तविक संख्या, x इज रियल नंबर। यदि y के प्रत्येक मान के लिए x का भी वापिस रियल नंबर मान आए, x भी क्या है r,
तो y के प्रत्येक मान के लिए x में x का मान एक रियल नंबर आ रहा है, तो अतः फलन क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे अतः फलन s ऑन टू एक आसाधक फंक्शन है। तो इसके बाद देखो अपन एक चीज प्रूव कर चुके हैं, सिद्ध कीजिए कि f एक एक किया जाता है। f एक एक ये हो गया एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब, आसाध्य का मतलब बिंब में कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अपन ने y कोई अवयव लिया इस R में से, और y का मान x का मान जो निकाला इस y के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, यहाँ लिखेंगे y के प्रत्येक मान के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब, इसका मतलब रियल नंबर विद्यमान हो, तो ये फलन कौन सा हो गया, आसाधक। कोई भी क्वेश्चन हो एक एक आसाधक इसी प्रकार अपने को सिद्ध करना है। अब तीसरी चीज बोल रहा है इसका प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिलोम भी क्या होगा, देखो एक चीज अपन ने पढ़ी थी, प्रतिलोम यदि कोई फलन एक एक आसाधक हो तभी उसका प्रतिलोम विद्यमान होता है। तो प्रतिलोम का मतलब यहाँ अगर अपन ले लें f इनवर्स y बराबर x, ये इसका प्रतिलोम है, ले मान लेते हैं। तो अब क्या आएगा समझ रहे हैं यहाँ पर f इनवर्स y, इसका मतलब जो x का मान आएगा वही उसका क्या होगा, प्रतिलोम। तो यदि यहाँ होता है तो ये इधर जाएगा f इनवर्स, तो ये हो जाएगा fx इक्वल टू y, fx का मान वापिस ये रखेंगे तो x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, वापिस ये चीज आ जाएगी भाई, एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2 की घात 1/3, ये इसका प्रतिलोम होगा। एक्स में है एफ इनवर्स, तो यहाँ दो चीज हो सकती हैं, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स वाई। यदि एक्स में मान लेना हो तो यहाँ एक्स आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई में मान लेना हो तो यहाँ वाई आ जाएगा। तो ये अपना कुल मिला के प्रतिलोम जो है इनवर्स क्या आया, वाई माइनस 2 की पावर 1/3। यदि फलन x में है तो ये हो जाएगा x माइनस 2 की पावर 1/3, यदि फलन y में है तो y माइनस 2 की पावर 1/3। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अपना प्रतिलोम में जो भी है, यहाँ अगर x है तो यहाँ x की पावर x माइनस 2 की पावर 1/3, यदि यहाँ अवयव y है तो y माइनस 2 की पावर 1/3, ये अपना प्रतिलोम होगा। चलो ये अपना एग्जाम्पल हो गए। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नमाला 1.2। 1.2 का पहला दूसरा क्वेश्चन, तीसरा सरल है, अपन ने पहले उदाहरण कर लिया उसी प्रकार हो जाएगा। तो अगला उदाहरण क्वेश्चन अपना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बोल रहा है ए समुच्चय है, बी समुच्चय है, सी समुच्चय। अपने पास 3 समुच्चय है, 3 में 2 फंक्शन है, फलन f a से b में और g b से c में, 2 फलन विद्यमान है fx और gx दे रखे हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है g ऑफ f इनवर्स और f इनवर्स ऑफ g इनवर्स कर युग्मों में ज्ञात कीजिए। अब एक चीज अपन इस दोनों पर फोकस डालते हैं, दोनों ज्ञात करना है। तो g ऑफ f का इनवर्स अपन पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, g ऑफ f का इनवर्स क्या होता है, यदि इसका इनवर्स निकालना तो ये फलन पहले आ जाएगा, क्या आएगा, f इनवर्स ऑफ, ये बाद में आ जाएगा g इनवर्स। अब एक चीज देखो, ये दोनों सेम हो गई, इसका मतलब अपन को एक ही चीज निकालनी है। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, g ऑफ f इनवर्स में f इनवर्स ऑफ g इनवर्स क्रमित युग्म में 2 बार पूछ रहे हैं, लेकिन दोनों चीज समान होती हैं, ये अपन जानते हैं। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। अब इसमें क्या होगा, एक चीज ये याद कर लेंगे तो वो ही आ जाएगी। अब 2 बार करने से इसका इनवर्स फिर दोनों का मिला के इनवर्स 2 बार हल करना पड़ता है। तो अपन एक ही बात याद करेंगे, सबसे पहले जी ऑफ एफ फंक्शन निकालेंगे संयुक्त फलन, फिर उसका अगर इनवर्स निकाल लेंगे तो वो क्रमित युग्म आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सबसे पहले जी ऑफ एफ कंपोजिशन फंक्शन, या चर क्या है x, तो यहाँ पर ने x ले लिया, तो फिर g ये हो जाएगा fx, और fx का मान क्या दर का है, 2x प्लस 1, ये आ जाएगा g 2x प्लस 1, ये अपना अवयव हो गया। x के स्थान पर अवयव कौन सा होगा, 2x प्लस 1। अब अपने का g फलन हो गया ये gx, x की जगह आ जाएगा 2x प्लस 1, तो यहाँ x है, x की होल स्क्वायर माइनस 2, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर या माइनस 2 का 2। जी ऑफ फंक्शन x, तो x का मान अपन ने यहाँ लिख दिया, ये इसका होल स्क्वायर माइनस 2। अब ये खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ a का मान क्या है, 2x, b का मान 1, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान 2x इंटू b का मान 1 प्लस
1 का स्क्वायर 1, -2 का -2, फिर 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2x, 4x इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4x, ये +1 -2, तो ये हो जाएगा -1। ये हो गया अपना g ऑफ f संयुक्त फलन g ऑफ f x। जबकि अपने को निकालना क्या है, g ऑफ x का इनवर्स, जब किसमें, कर्मित युग्मों में। तो कर्मित युग्म निकालने के लिए दो अवयव आएंगे, कोष्टक में आएंगे। यदि यहाँ g ऑफ f किसमें विद्यमान होगा ये निकालते हैं। तो g ऑफ f जिसमें विद्यमान होगा यहाँ से स्टार्ट होगा f से, f किससे विद्यमान, f से b में, और इसके बाद g किसमें विद्यमान, b से c में, तो b से b कट गया, s से c में विद्यमान होगा। तो संयुक्त फलन s से c में, तो यहाँ अवयव क्या लेंगे, a वाले अवयव क्या है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ हो गया g ऑफ f फंक्शन ऑफ 1, g ऑफ f 1, दूसरा है 2, तीसरा अवयव है 3 और चौथा अवयव हो जाएगा 4। s से c में विद्यमान जो समुच्चय m में विद्यमान है उन सभी अवयवों का अपन संयुक्त फलन निकालेंगे। जो कर्मित युग्म बनेगा उसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का मतलब होता है किसी कर्मित युग्म को अपन अगर चेंज कर दें, यहाँ अगर a है या b, ये कोई फलन है तो उसका इनवर्स क्या हो जाता है, b और a, तो एक कर्मित युग्म बन जाएगा। तो निकालते हैं g ऑफ f 1, x की जगह 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 रख देते हैं, 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 4 से गुणा करेंगे 4 प्लस 4 एकम 4 -1, 8 में से 1 गया 7। g ऑफ f s से c में विद्यमान है, क्या 7 c में है, c में 7 है, इसका मतलब अपना क्वेश्चन सही है। अगला 2, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 -1, ये बन जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 प्लस 4 दूनी 8 -1, 16 और 8, 24 में से 1 गया 23। तीसरा 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 -1, ये बन जाएगा 3 3 का 9, 9 चौक 36, 36 प्लस 4 3 12 -1 बराबर आ जाएगा 47। इसी प्रकार अगर अपन इसमें फलन g ऑफ f संयुक्त फलन में रखेंगे 4, तो इसका मान आएगा 79। अब देखो 7, 23, 47 और 79 सी में है, सी में विद्यमान है, तो अपना फंक्शन g ऑफ f जो है वो कर्मित युग्म में बनेगा। जब 1 लिया तब इसका मान क्या आया, जब 1 लिया तब इसका मान 7, तो ये हो गया 1 कोष्टक 1 और 7। दूसरा जब 2 लिया तब इसका मान क्या आया, 23। तीसरा जब 3 लिया तब इसका मान 47, 3 लिया तब इसका मान 47, जब 4 लिया तब इसका मान 79। ये अपना क्या आया, g ऑफ f संयुक्त फलन आया। जबकि अपने को निकालना है g ऑफ f का इनवर्स। अब इनवर्स के लिए अपन जानते हैं f कोई फलन f b कर्मित युग्म में है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाता है, b है। इसका मतलब उल्टा उल्टा हो जाता है, पहले वाला अवयव बाद में और बाद वाला पहला जाता है। तो इसका इनवर्स हो जाएगा g ऑफ f इनवर्स, कर्मित युग्म में निकालना है, इसका है 1 और 7, तो ये 7 पहले आ जाएगा, 1 बाद में चला जाएगा, तो ये इसका इनवर्स 7 और 1। दूसरा 2 और 23 है, तो 23 और 2, 23 और 2। तीसरा है 47 और 3, 47 और 3। तीसरा 79 और 4। ये अपना कर्मित युग्म में g ऑफ f का इनवर्स। तो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स क्या होता है, दोनों बराबर, तो दोनों का उत्तर क्या हो गया, ये अपना उत्तर होगा आंसर। यस, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फलन f r से r में fx जो फंक्शन है वो है cos x + 2। क्वेश्चन बोल रहा है क्या f इनवर्स विद्यमान है, ये अपने को जांच करनी है। तो अपन पहले पढ़ चुके हैं f इनवर्स विद्यमान कब होता है, जब वह फलन एककीय और आच्छादक दोनों होता है, तब अपना फलन f इनवर्स विद्यमान होगा। तो इसका मतलब अपने को जांच करनी है कि वो फलन क्या होना चाहिए, एककीय और आच्छादक 1 1 और 1 2 दोनों। जांच करने के लिए अपन एक चीज देखते हैं, यहाँ कोसाइन मान त्रिकोणमितीय फलन आ रहा है, तो अपन किसी अवयव में इसका मान रखकर देखते हैं क्या उसका मान अलग अलग हो सकता है। अब अपन जानते हैं ये अपना 0, ये पाई, ये π/2, तो 0
इसके बाद π/2 भी यही होता है। 0 और π/2 दोनों इसमें मान रखते हैं तो क्या आता है, यदि अलग अलग होगा तो ये फलन एक ही अचर होगा। तो इसी फंक्शन में अपन देखते हैं f0, या कोई मान ले लिया अपन ने 0, तो इसमें रखते हैं तो ये आता है cos x का मान 0 + 2, तो ये हो गया cos 2। इसी प्रकार दूसरा 2π भी यही होता है, तो अपन इसी मान पर चेक करते हैं, ये आ जाएगा 2π, तो ये हो जाएगा cos x की जगह आ जाएगा 2π + 2 = 2। अब एक चीज समझना, 0 और 2π एक ही चीज है। अब अपना यहाँ होता है STC, ए का मतलब ऑल प्लस में होता है, तो cos 0 या π/2 + थीटा नो चेंज होता है cos थीटा, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा cos 2। यूज हुआ सूत्र cos 2π + थीटा = cos थीटा। इस सूत्र द्वारा इसका मान क्या आ गया cos 2। अब एक चीज, अपना फलन R से R में रियल नंबर 2 रियल नंबर में विद्यमान है, फंक्शन है f। cos 0 को जब मान लिया तब भी इधर आया cos 2, और यहाँ 2π लिया तब भी इसका मान क्या आया cos 2। इसका मतलब दो मान का एक ही प्रतिबिंब cos 2 आ रहा है, जो कि एक एक ही सिद्ध नहीं होता है। एक एक का मतलब एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब, अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो यहाँ हो जाएगा फलन f 1 1 एक एक ही, या 1 2 1 1 1 2 एक एक अचर फलन नहीं है। जब फलन एक एक अचर नहीं है तो क्या f इनवर्स विद्यमान होगा, नहीं होगा। ये अपनी शर्त होती है, यदि f इनवर्स विद्यमान होगा जब वो फलन एक एक ही और आच्छादक होगा, तो अपन ने सिद्ध कर लिया दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब आ गया, फलन एक एक ही आच्छादक नहीं है, तो ये हो जाएगा f इनवर्स विद्यमान नहीं है। राइट। हाँ, अगला आपका 1.2 का लाइव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बोल रहा है f इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान हो। अभी जो क्वेश्चन किया उसी प्रकार f इनवर्स यदि विद्यमान हो तो ज्ञात करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है, 5 सेकंड और 3rd। अब नॉर्मल आपको समझना है, ये अपन ने एक बार पढ़ चुके हैं, अपन fx = x³ f इनवर्स विद्यमान होगा, तो अपन को देखना है कि ये जो फलन है क्या होना चाहिए एक एक और आच्छादक। x³ एक एक आच्छादक होता है नहीं होता है, अभी अपन ने निकाला था कि x³ एक फंक्शन एक एक और आच्छादक दोनों होता है। इसका अलग अलग अवयव से प्रतिबिंब भी अलग अलग होता है, और y में कोई अवयव खाली नहीं होता है। ये तो हो गया एक एक आच्छादक होता है, तो इसका इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद 5 अपना फलन है 3x जो भी होगा इसको भी अपन एक एक करने के लिए करेंगे, तो 3x1 = 3x2 x1 = x2, तो एक एक ही है। इसी प्रकार आच्छादक भी है, तो fx = x³ जो फलन है ये भी एक एक और आच्छादक फलन है, तो इसका इनवर्स विद्यमान है। तो दूसरा कंप्लीट होके डालते हैं तीसरे पर। तीसरे पे ध्यान देना, fx जो फलन है वो क्या है x²। अब ये भी क्या होना चाहिए एक एक और आच्छादक दोनों। बात ये आती है कि कैसे पता चलेगा कि सर ये एक एक है, ये आच्छादक है, या ये नहीं है, या ये भी है। तो इसको समझने के लिए देखो एक चीज, फलन जो होता है अपना क्या होता है, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो तब उसका एक एक ही कहते हैं। तो ये अपन रियल नंबर में ले लें, f कोई फलन है, या f से b में ले लें। अब देखो यहाँ x² फंक्शन है, तो यदि यहाँ मैं 5 लूं तब इसका मान कितना आएगा, यदि फलन x² है तो 5 × 25, और यहाँ अगर -5 लूं तब भी इसका क्या आएगा, f 5 लिया तो 5 का स्क्वायर 25, और f -5 लिया तब भी इसका -5 का स्क्वायर क्या आया 25। इसका मतलब दो अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब आ रहा है, इसका मतलब अपना फलन क्या होगा एक एक ही नहीं होगा। तो ये दूसरा जो अपना क्वेश्चन है ये हो जाए कि ये फलन एक एक ही आच्छादक नहीं है, क्योंकि दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब x² आ रहा है। अपन को पता है वर्ग करने पर प्लस और माइनस वाली संख्याओं का मान एक ही आता है। यहाँ अपना देखो मान 5 लेंगे 25, x² अपना क्या होता है एक एक आच्छादक फलन नहीं होता है, तो यह हो जाएगा f इनवर्स विद्यमान नहीं है। बाकी दोनों में विद्यमान होगा, उसको एक एक आच्छादक सिद्ध करने के बाद इसका इनवर्स निकाल लेंगे। यदि इसका f इनवर्स विद्यमान नहीं है, एक एक आच्छादक नहीं है, तो इसका कोई f इनवर्स नहीं निकलेगा। हाँ,
तो इसी प्रश्नावली का आपका एक नया टॉपिक है द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें तो अपना छोटा सा क्वेश्चन एक आध बन सकता है, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा आपके। द्विआधारी संक्रिया ये क्या होता है समझना। यदि ए एक अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब आप जानते हो जो खाली नहीं है, मतलब उसमें अवयव कुछ न कुछ विद्यमान हो, वह क्या है, समुच्चय। एक अरिक्त समुच्चय बिना खाली समुच्चय है, तब एक फलन जो ऑपरेशन जो होगा एक फलन में विद्यमान होगा, तो एक फलन स्टार को अपन निरूपित कर रहे हैं द्विआधारी संक्रिया से, ए क्रॉस ए से। ए क्रॉस ए का मतलब यहाँ ऑपरेशन है ए क्रॉस ए, मतलब ए वही समुच्चय है जो अपन ले रहे हैं कि अरिक्त समुच्चय। ए क्रॉस ए से वापिस उसी ए में ए क्रॉस ए, ये संक्रिया होने के बाद वापिस जो अवयव अपने को प्राप्त होगा वो भी ए में ही प्राप्त हो, तब समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन कहलाती है। इसको संकेत स्टार ऐसे करके भी कर सकते हैं। अब समझते हैं इसको, उदाहरण देखो, जैसे मैं ए कोई अवयव लिया, एस अरिक्त समुच्चय है, एस क्या है, समुच्चय है जो खाली नहीं है, और बी कोई अन्य समुच्चय, वो भी किसमें से है, एस में से। दो अवयव ले लिया ए और बी। अब इसका ऑपरेशन होगा द्विआधारी संक्रिया है, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन अगर अपन करते हैं ए स्टार संक्रिया, ये इसका मतलब है संक्रिया। दोनों अवयवों की संक्रिया कराने के बाद, एक क्रॉस ए या संक्रिया ही है, कराने के बाद वो वापिस किसमें से प्राप्त हो, जो अवयव प्राप्त हो रहा है वो किसमें से हो, एस में से, तब यहाँ हो जाएगी एस एक द्विआधारी संक्रिया है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। क्या होता है, कोई भी अवयव दो लेते हैं, उसकी संक्रिया कराने के बाद वो वापिस उसी समुच्चय में से आ जाए। ये एस अपना कोई समुच्चय है, ये इसी में से अपन ने लिया अवयव, दोनों की संक्रिया कराने के बाद वापिस जो अवयव प्राप्त हुआ वो भी इस एस में से ही आना चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे द्विआधारी संक्रिया। विशेष तौर से ये योग एवं गुणा में होती है। यदि अपन लेते हैं एन में, एन मतलब प्राकृत संख्या जो एक से स्टार्ट होती है अनंत तक चलती है, एक दो ऐसे, इसमें योग के लिए द्विआधारी संक्रिया या गुणा के लिए द्विआधारी संक्रिया विद्यमान है या नहीं। तो अपन देखते हैं, इसमें कोई दो अवयव ले लिया, दो व तीन बिलोंग टू एन, दो भी बिलोंग एन से करती है और तीन भी बिलोंग एन से करती है, दोनों एक प्राकृत संख्या है। इसकी संक्रिया योग के लिए अपन पहले देखते हैं, योग के लिए तो 2 + 3 कितना आ रहा है, 5। क्या 5 भी एक प्राकृत संख्या है, बिल्कुल, बिलोंग टू एन, इसका मतलब प्राकृत संख्या में योग के लिए द्विआधारी संक्रिया विद्यमान है। ये अपन ने समुच्चय एन लिया, इसमें 1 2 3 सभी अवयव विद्यमान है, इसमें 2 और 3 एग्जाम्पल लिया, और फिर जो 5 आया, 5 भी इसी में विद्यमान है एन में, तो वो हो जाएगी द्विआधारी संक्रिया। संक्रिया विशेष तौर से योग एवं गुणा में होगी। ये ऑपरेशन आपको दे दिया होगा कि गुणा के लिए करनी है, योग के लिए करनी है या व्यवकलन के लिए करनी है। एक और उदाहरण गुणा के लिए रखते हैं, 3 व 4 बिलोंग टू एन, किसके लिए करनी है, गुणा के लिए। आप समझना जानते हैं 3 और 4 इसमें विद्यमान है क्या, बिल्कुल है, 4 भी है 3 भी है। अब इसको गुणा के लिए संक्रिया करा के देखते हैं, 3 × 4 कितना आता है, 12। क्या 12 भी एक प्राकृत संख्या है, बिलोंग टू एन, यस, ये 12 भी इसमें विद्यमान होगा। इसका मतलब गुणा जो संक्रिया द्विआधारी संक्रिया एन में विद्यमान होगी। तो व्यवकलन के लिए देखते हैं, माइनस के लिए क्या द्विआधारी संक्रिया प्राकृत संख्या में विद्यमान है या नहीं है। या मैं उदाहरण ले लेता हूँ, 2 और 3 बिलोंग टू एन, तो यहाँ माइनस के लिए 2 - 3 = -1। क्या -1 एक प्राकृत संख्या है, नहीं है, नॉट बिलोंग टू एन। इसका मतलब व्यवकलन के लिए प्राकृत संख्या द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसी प्रकार अपने को समझना है, सिंपल, कोई भी दो अवयव ले लो, उसकी संक्रिया कराने के बाद वो जो अवयव प्राप्त हो रहा है वो भी उसी समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए, तो अपनी द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। अगली कुछ उपयोगी द्विआधारी संक्रिया है। अभी अपन ने पढ़ा द्विआधारी संक्रिया, तो उसमें उपयोगी जो होती है महत्वपूर्ण दो होती है, योग और गुणन। तो इसको बोलते हैं योज्य मोडुलो एम। योग के लिए, योज्य का मतलब योग के लिए, मोडुलो एम, द्विआधारी जो संक्रिया होती है उसको कैसे करते हैं, देखो बहुत सिंपल है, ये थोड़ा ऐसे लगेगा आपको, योज्य मोडुलो एम। मोडुलो एम योज्य का मतलब योग, तो प्लस
तो इसको प्लस एम योज्य के लिए मोडुलो एम से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार गुणन मोडुलो एम को कैसे करेंगे, गुणन का मतलब गुणे का साइन और मोडुलो एम को इसको साइन में लिख लेंगे। तो इसको ऊपर सबसे पहले निरूपित प्लस या पॉजिटिव एम से निरूपित करते हैं योज्य मोडुलो एम। तो देखो यहाँ एल और बी दो पूर्णांक है, क्या है एल और बी दो पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक है ए और बी, इसका योज्य मोडुलो करना है, इसका मतलब योग करना है। तो इस तरीके से होता है, समझना आपको। तो जब a प्लस बी का योग करना है तब यदि a प्लस बी का जो मान जो यहाँ मोडुलो एम, यहाँ अगर 2 है 3 है 4 है कुछ भी है, उससे अगर छोटा आ रहा है, जो मोडुलो कर रहे हैं अपन 6 2 3 कुछ भी, उससे अगर उस योग का मान छोटा आ रहा है तब उसका मान हो जाएगा a प्लस बी। नॉर्मल अपन 1 प्लस 2 3 जोड़ते हैं तो वैसे ही जुड़ जाएगा। कब जुड़ेगा, जब m का जो मान मोडुलो कर रहे हैं उसका मान इज लेस देन टू a प्लस बी, a प्लस बी दोनों के योग से छोटा आ रहा है तब ये होगा। यदि a प्लस बी का मान ग्रेटर देन m या इक्वल m, यदि उसके बराबर और उससे ज्यादा आ रहा है तब उसका मान एक r साइन से निरूपित किया है। r कोई ऐसे लिया है अपने, m कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ r का मान क्या होगा, a प्लस बी को m से विभाजित करने पर प्राप्त a ऋणात्मक शेषफल, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कुछ भी मान आए उसको विभाजित किससे करना है, जो अपन ने मोडुलो लिया m मोडुलो यहाँ पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, मोडुलो से विभाजित मतलब उसका भाग देने के बाद तब जब a प्लस बी का योग इससे ग्रेटर एंड इक्वल आए तब इसको क्या करना है, भाग दे के जो शेष राशि बचती है उसका मान अपन करेंगे। जैसे उदाहरण देखो 3 मोडुलो 5 1, 3 प्लस 1, जबकि मोडुलो क्या है 5, 3 और 1 को जोड़ा कितना आ रहा है 4, क्या ये मोडुलो 5 है, 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो इसका मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4। ये पहला वाला लग गया, a प्लस बी इज लेस देन m, m का मान मोडुलो m का मान क्या है 5, तो ये 3 और 1 4, 5 से छोटा है तो इसका नॉर्मल मान क्या हो जाएगा 4। एक और उदाहरण देखो 3 प्लस 2 5, कितना आ रहा है 3 और 2 5, मोडुलो का मान क्या है 6, तो मोडुलो m से 5 लेस देन छोटा है तो नॉर्मल डायरेक्ट क्या जाएगा, इसका मान 3 और 2 5। जब ये दूसरी स्थिति कब बनती है, यानी इक्वल एंड ग्रेटर देन हो। अब यहाँ देखो 4 और 2 कितना आ रहा है 6, और मोडुलो क्या है, मोडुलो भी 6 है, तो m और a प्लस b का मान इक्वल आ रहा है, तब क्या होता है, कोई अन्य मान r क्या होता है, इसके योग में m का भाग देने पर। अब 4 और 2 कितना आया 6, और 6 में किसका भाग देना है, मोडुलो m का भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, 6 में 6 का भाग दिया ये 0, 4 और 2 6 में भाग देने पर माइनस किया तो कितना बचा 0। अब यहाँ देखो 4 और 7 कितना हो रहा है 7 और 4 11, और जबकि मोडुलो का मान क्या है 4, मोडुलो का मान ग्रेटर देन आ रहा है, 4 से 11 बड़ा है, तो 4 से इसको विभाजित कर दो, इतनी बराबर बार भाग जाता है वो संख्या घटा दो, जो शेषफल बचता है वही अपना मोडुलो होगा। तो यहाँ देखो 4 का भाग 11 में देने पर 4 दूनी 8, तो 11 में से 8 गए 3, तो अपना मान क्या होगा 3। इसी प्रकार गुणा में भी होता है, योग में इसका योग यदि लेस देन आए तो वो एज इट इज जो मान आ रहा है वही रहेगा, यदि ग्रेटर देन इक्वल आए तब उसको विभाजित करने के बाद जो मान आएगा वही अपना मान होगा। अब गुणन मोडुलो में यही तरीका है, इसको क्रॉस एम से निरूपित करते हैं, तथा जैसे इसको लिखा उसी प्रकार a क्रॉस एम b इज इक्वल टू, अब इसका मान नॉर्मल हो जाएगा a क्रॉस b, कब होगा, जब a क्रॉस b का मान इज लेस देन m, जब m मोडुलो से छोटा हो तब इसका नॉर्मल गुणन आ जाएगा। और जब r कब होगा, जब a क्रॉस b का मान इज लेस देन m एंड इक्वल m हो, जब a क्रॉस b का मान मोडुलो से बराबर या ज्यादा आ रहा है तब उसका मान r लेंगे, जहां पर r का मान क्या होगा, a क्रॉस b से b को m से विभाजित करने पर ये जो a ऋणात्मक शेषफल आएगा वही अपना मान होगा। हाँ, अब है गुणन मोडुलो m, गुणन मोडुलो m को क्रॉस m से निरूपित करते हैं, क्रॉस का मतलब यहाँ गुणा का साइन है m आ जाएगा, तो ऐसा था वैसे वैसे ही है, केवल चेंज हुआ प्लस का यहाँ क्रॉस होना आ जाएगा। जब a क्रॉस m मोडुलो b इज इक्वल टू क्या होता है a क्रॉस b, कब आएगा, जब m का मान मोडुलो m से लेस देन छोटा हो। r कब आएगा, जब ग्रेटर एंड इक्वल हो। देखते हैं उदाहरण द्वारा,
यहाँ है अपना पास 3 इंटू 1 मॉडुलो 5, 3 को 1 से गुणा करते हैं कितना आता है 3। क्या ये मॉडुलो m से लेस देन है? बिल्कुल है, तो इसका सिंपल मान 3 एकम 3। अगला 3 को 5 से गुणा करना है, कितना आता है 5 3 15। क्या ये m से ग्रेटर देन इक्वल है? बिल्कुल। यहाँ मॉडुलो अपना क्या है 6, तो 6 से छोटा है, तो इसमें क्या होगा 6 से इसको विभाजित करेंगे मॉडुलो से, तो शेष बचेगा वही अपना मान होगा 5 3 15, 15 को 6 से विभाजित करो 12 आता है, 15 में से 12 गया तो 3, अपना मान क्या हो गया 3। समझ रहे हो? इसके आगे 4 इंटू 3, 4 को 3 से गुणा करते हैं कितना आता है 12, मॉडुलो 7 है। क्या 7 से 12 बड़ा है? बिल्कुल है, तो इसको 7 से विभाजित कर दो, बाकी जो शेषफल बचता है वही अपना मान, तो 7 12 में से 7 गए कितना बचा 5। अगला 5 को 7 से गुणा करना है 35, मॉडुलो क्या है 4, तो 4 से बड़ा है, यदि छोटा आता है तब उसका मान एज इट इज जैसा गुणा हो रहा है वही आ जाता है, जब बड़ा और बराबर होता है अपने भाग देना होता है। तो ये आगे 7 को 5 से गुणा किया 35, 35 को 4 से विभाजित करना पड़ेगा क्योंकि इससे ग्रेटर देन है, तो 4 का भाग दे दो इसमें 32, 4 बटे 32 हो गया, 35 में से 32 गया 3, तो इसका मान हो गया 3। हाँ, उदाहरण समझते हैं संक्रिया सारणी। कोई परिमित अपने पास समुच्चय दर का सेट S, इसमें 4 अवयव हैं 0 1 2 और 3, और इसकी अपने को संक्रिया सारणी बनानी है। तो संक्रिया सारणी बनाने के लिए अपने को संक्रिया क्या यूज करनी है मॉडुलो 4, योग के लिए 4 मॉडुलो यूज करना है। तो इसके लिए देखो 0 और 0 को जोड़ेंगे, संक्रिया का मतलब एक अवयव को दूसरे अवयव से संक्रिया करवानी है, और संक्रिया करवानी है योग के लिए 4। 0 को 0 में जोड़ेंगे, 0 प्लस 4 0 इक्वल टू क्या आता है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। 0 में 4 मॉडुलो जोड़ने पर 1 जोड़ने पर क्या आएगा 0 और 1 1। इसी प्रकार 0 और 2 को जोड़ने पर 2, 0 और 3 को जोड़ने पर 3। ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि अपनी जो संक्रिया सारणी है वो a प्लस बी जो मान आया वो लेस देन मॉडुलो m, 4 से कोई अवयव बड़ा आया क्या? नहीं आया, तो इसका सिंपल यही मान आएगा। तब इसके इक्वल एंड ग्रेटर जब होगा तब अपने को उसको विभाजित करने के बाद लेना है। तो अगला देखते हैं 1 और 0 को जोड़ने पर 1, 1 और 1 को जोड़ने पर 2, 1 और 2 को जोड़ने पर 3, इसके बाद 1 और 3 को जोड़ने पर कितना आया 4, 4 आने पर मॉडुलो भी अपने पास क्या है 4, इसका मतलब m के इक्वल आ गया, a प्लस बी का मान मॉडुलो m के इक्वल, तब इसका मान r कोई अन्य अवयव क्या होगा उसको m से विभाजित करेंगे, 4 को 4 से विभाजित करते हैं तो उसका मान एक बार जाता है और बाकी निकालने पर 0। इसी प्रकार अगला 2 और 0 2, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 4 को मॉडुलो 4 से विभाजित करते हैं तो वो बच जाता है 0। इसके बाद आगे 2 को 3 से करने पर 2 और 3 कितना होता है 5, 2 मॉडुलो 4 3 इक्वल टू मान आ रहा है इसका 5, मॉडुलो 4 से ज्यादा है तो इसको अपन घटा लेंगे 4 से, तो 5 में से 4 गया कितना बचा 1। अगला 3 मॉडुलो 4 0 तो 3 में 1 जोड़ते हैं 4 के इक्वल है, 4 से विभाजित करेंगे तो इसका मान वापिस 0। 3 और 2 5 में 4 मॉडुलो लगाने पर 1 शेष पर 1। इसी प्रकार आगे 3 और 3 6 हो गए, 6 जो मॉडुलो अपना 4 है उससे ग्रेटर देन मॉडुलो m 4 से है, तो 6 में 6 को 4 से विभाजित करेंगे तो 2 शेषफल बच जाएगा, 4 को घटा 2, 6 में से 2। ये अपनी संक्रिया सारणी परिमित अपने पास समुच्चय है, उसकी संक्रिया सारणी 4 मॉडुलो के लिए एक अवयव को दूसरे अवयव से संक्रिया कराने पर जो सारणी प्राप्त होती है वही संक्रिया सारणी होगी। एक अवयव को दूसरे अवयव से कराते चलो, अगर 4 मॉडुलो जो मॉडुलो दे रखा है उसके इक्वल एंड ग्रेटर आ जाए तो उसको से अपने क्या करना है विभाजित, बाकी एडिट करना है। यस, अगली अपनी संक्रिया सारणी एक गुणा के लिए, अभी योग के लिए देखी थी, उसी प्रकार एक संक्रिया सारणी गुणा के लिए। ये अपने पास समुच्चय S जो है उसमें अवयव विद्यमान है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा क्या है एक इकाई का घनमूल है, घनमूल आप जानते हो एक का घनमूल, इकाई मतलब एक का जो घनमूल है उसको ओमेगा से निरूपित करते हैं। तीनों अवयव जिसकी अपने को क्रॉस में संक्रिया सारणी निरूपित करनी है।
अब इस इकाई के घनमूल की बात एक आपको ध्यान रखना है, ओमेगा क्यूब का जो मान होता है वो हमेशा के लिए क्या होता है, 1। यदि इस संक्रिया सारणी में अपने पास ओमेगा क्यूब आ गया, उसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, 1, वही अपनी संक्रिया सारणी का अवयव होगा। अब देखो 1 को गुणा करना है 1 से, क्या आएगा, 1 को ओमेगा से गुणा करने पर ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करने पर ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब 1 को किसी भी अवयव से गुणा कराने पर वही अवयव प्राप्त होता है। अगली वापिस ओमेगा को गुणा करना है 1 से, तो ओमेगा को ओमेगा से गुणा करने पर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करने पर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, ओमेगा की घात 3 या ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, 1, तो यहाँ आ जाएगा अवयव 1। अगला ओमेगा स्क्वायर को 1 से गुणा करने पर ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का मान अपने पास पता है 1। अगला लाइक अवयव ओमेगा की घात 2 और ओमेगा की घात 2, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसका मान क्या आएगा, ओमेगा की घात 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा की घात 4। जबकि अपनी संक्रिया सारणी जो कहती है द्विआधारी संक्रिया जो है वो अवयव उसी में विद्यमान होना चाहिए। यदि यहाँ ओमेगा क्यूब होता, क्या ओमेगा क्यूब इस एस में विद्यमान है, नहीं है, इसलिए अपन को ओमेगा क्यूब का मान लेना पड़ा 1 जो है वो इस समुच्चय में विद्यमान है। द्विआधारी संक्रिया क्या बोल रही थी, S क्रॉस S से S, मतलब A और B कोई अवयव ले तो उसकी संक्रिया भी उसमें S में विद्यमान हो। तो यहाँ अपने पास आ रहा है ओमेगा 4 इस S में विद्यमान है, नहीं है, तो इसको अपन को सरलीकरण करना पड़ेगा। इसको अपन लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब का मान अपने को पता है और ओमेगा बच जाएगा और ओमेगा अपने पास इस S में विद्यमान हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब का मान 1 इंटू ओमेगा इजिकल टू ओमेगा। तो इस संक्रिया में अवयव का मान क्या आ गया, ओमेगा।